बजट पर पीएम मोदी ने की राज्यों के डीएम से बात। कहा, मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी हमें सतर्क रहने की जरूरत। दूसरी लहर में गांवों को बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से ले फैसला। पंजाब के गांवों को लेकर सीएम कैप्टन गंभीर। सरपंचों से बातचीत में कहा, गांव में तेजी से फैल रहा कोरोना, ठीकरी पहरे न लगने के कारण हो रहा नुकसान। वैक्सीनेशन पर भी दिया जोर। निजी अस्पतालों की मनमर्जी पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान। का पूरे प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों के कोरोना बिल का हो ऑडिट। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखेंगे मांग। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के फर्जी ट्वीट का मामला, 2 हुए गिरफ्तार। 20 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर किया था ट्वीट। गृह मंत्री ने डीजीपी को दिए थे कार्रवाई के आदेश। पंजाब कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल के बीच चन्नी के आवास पर इकट्ठा हुए नाराज विधायक। प्रताप बाजवा का दावा, 5 मंत्री और 7 विधायक बैठक में हुए शामिल। अपनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीएम से भी मांगा जवाब। नई पार्टी के बाद सुखदेव ढींढसा से मिले प्रताप बाजवा। मुलाकात पर बोले ढींढसा, सिर्फ मेरा हाल जानने के लिए आए थे बाजवा। कल ढींढसा और ब्रह्मपुरा ने बनाई है नई पार्टी। महामारी में कालाबाजारी पर सोनीपत सीआईए 1 की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन के वसूले थे 2,15,000 रुपए। पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट शाम 4 बजे सुनाएगी फैसला। मर्डर केस में फंसे हैं ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार। राम रहीम ने फिर मांगी 21 दिन की पैरोल। मां की बीमारी का दिया है हवाला। जेल अथॉरिटी ने हरियाणा पुलिस से मांगी एनओसी। सिरसा जिला प्रशासन से भी मांगी गई रिपोर्ट। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निजी अस्पतालों की मनमर्जी पर हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, निजी अस्पतालों के कोरोना बिल ऑडिट हों। पूरे प्रदेश के निजी अस्पतालों के बिल ऑडिट किए जाएं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये मांग रखेंगे। सरकार ने रेट तय किए हैं, इससे ज्यादा कोई भी अस्पताल रेट नहीं वसूल सकता। पंचकुला की कुछ शिकायत आई थी कि निजी अस्पताल ज्यादा पैसे ले रहे हैं मरीजों से। 1 मई को हमने कमेटी गठित की थी, इसलिए निगरानी के लिए मेरे पास 3 शिकायत आई थी और तीनों बिल हमने कमेटी को दिए थे। कमेटी ने इन बिल को ऑडिट किया है। इससे पहले भी कोरोना की पहली लहर थी, उस वक्त भी ऐसी शिकायतें प्रदेश भर से सामने आई थी कि निजी अस्पताल इलाज के नाम पर मोटी कमाई कर रहे हैं। और दूसरी लहर के कहर के बीच एक बार फिर से ऐसे मामलों में इजाफा हुआ, यानी निजी अस्पताल महामारी में मनमर्जी कर रहे हैं। आज लेटर लिख रहा हूँ। कई अस्पतालों में क्या होता है कि जो रेट है उनकी रेट लिस्ट भी लगी दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ एम्बुलेंस वाले भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। वो भी हमने एम्बुलेंस के रेट्स भी फिक्स कराए हैं। मैंने यहाँ पर तो जो है यहाँ पर एम्बुलेंस के रेट फिक्स कराए हैं। और अभी परसों ही इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सभी हॉस्पिटल्स के बाद ये जो बेड्स, एक्चुअली क्या है कि बेड्स के रेट तो लगा देंगे वो, लेकिन जो मेडिसिन के रेट है देखने की बात तो ये है कि जो मामला सारा मेडिसिन के ऊपर 3 गुना रेट चार्ज करने का, जो वहां पर ये लग रहा है क्या नाम अपना मेडिकल का सारा सामान लग रहा है, वो सारा 3 गुना चार्ज करें। आप मार्केट के अंदर रेट पता करें और उनके रेट पता करें। चलिए और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी अंकित उदानी जुड़ गए हैं। अंकित, इससे पहले हमने देखा था कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस वक्त भी ऐसे निजी अस्पतालों ने मनमानी की थी, एक बार फिर से मनमर्जी से दाम वसूल कर रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं कि वो चाहते हैं, सरकार से मांग रखेंगे कि निजी अस्पतालों के कोरोना के बिल ऑडिट हो, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल सुदेश, जिस तरह से ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस वार्ता की और कहा कि निजी अस्पतालों का ऑडिट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल 3 केस उन्होंने
प्रेस वार्ता के दौरान रखे और एक केस के अंदर तो 7,59,000 रुपए का बिल बनाया और बाद में जब कमेटी ने इंटरवीन किया तो उसके बाद उसको घटा करके 2,90,000 रुपए कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक ये सीरियस मामला है। दूसरे केस के अंदर ऑक्सीमीटर, जो कि दो ऑक्सीमीटर उनके बिल के अंदर लगाए हुए, एक 1,800 रुपए का, एक 2,400 रुपए का, जबकि आईसीयू के अंदर जो भी कोई मरीज होता है तो उसका खुद ही पल्स रेट और जो भी ऑक्सीजन लेवल है वो स्क्रीन के ऊपर चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी दो ऑक्सीमीटर उसके अंदर चार्ज कर रखे हैं। तीसरा जो केस है उसमें 11 लाख रुपए चार्ज कर रखे हैं क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है और सरकारी बीमा हो रखा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मांग की है, स्वास्थ्य मंत्री से मांग की है, मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो निजी अस्पताल है उनका ऑडिट करवाया जाए। और अभी स्वास्थ्य मंत्री ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिल्कुल उनकी मांग जायज है और उन्होंने उनसे बात भी की है, ज्ञानचंद गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री से बात भी की है और वो ऑडिट करवाएं भी। जैसे जैसे जिनकी भी शिकायत आएगी वो ऑडिट करवाएंगे और ऑडिट करवा के जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। तो वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं निजी जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग इस तरीके से निजी अस्पतालों की मनमानी का शिकार हो चुके हैं, उनके जहन में सवाल ये आता है कि अगर उनको ऐसी शिकायत करनी हो तो वो किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी मांग सरकार के सामने उठा सके और उनके बिलों का भी ऑडिट हो सके, उनको राहत मिल सके। बिल्कुल अब पंचकुला सीएमओ के माध्यम से नंबर जारी कर दिए गए हैं कि कोई भी निजी अस्पताल अगर ज्यादा रेट वसूलता है तो वो उन नंबरों पर शिकायत कर सकते हैं। ऐसे ही पूरे प्रदेश के अंदर सीएमओ अब नंबर पेश कर दिए जाएंगे आम पब्लिक के लिए कि अगर कोई भी निजी अस्पताल ज्यादा रेट वसूल करता है तो वो उन पे शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित होता है, जो मरीज होता है, वो डरा हुआ होता है। और ऐसा ही केस जो पारस अस्पताल का है, क्योंकि अब पारस अस्पताल के जो डॉक्टर है या मैनेजमेंट है उसी मरीज को डरा धमका रहे हैं कि वो जो उन्होंने शिकायत की है। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी रहता है। लेकिन खुद स्वास्थ्य मंत्री ने अब ये बात कही है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में एक्शन होता हुआ नजर आएगा। जी शुक्रिया अंकित जानकारी के लिए। तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से कहा गया कि निजी अस्पताल जो मनमानी कर रहे हैं, कोरोना के मरीज के इलाज के नाम पर मनमाने दाम वसूल रहे हैं, उनके बिलों का ऑडिट किया जाए। वो स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी ये मांग उठाएंगे ताकि लोगों को इस कोरोना काल में राहत मिल सके। अगली बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के फर्जी ट्वीट का मामला, जिसमें साइबर क्राइम ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। विज के फर्जी ट्विटर अकाउंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था। 20 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ट्वीट किया गया था। गृह मंत्री ने इस मामले में डीजीपी को कार्रवाई के आदेश दिए थे और अब जाकर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। बड़ी खबर, हरियाणा के गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के फर्जी ट्वीट का यह मामला है, जिसमें साइबर क्राइम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनिल विज के फर्जी ट्विटर अकाउंट का इन्होंने इस्तेमाल किया था। 20 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ट्वीट किया गया था। गृह मंत्री ने इस मामले में डीजीपी को कहा था कि कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम ने अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला ये है कि इन्होंने अनिल विज का एक ट्वीट को थोड़ा चेंज करके कि लॉकडाउन बंद नहीं होगा, लॉकडाउन खुलेगा, उसको एडिट किया और एडिट करने के बाद उसको सर्कुलेट कर दिया एज पर द प्रोसिक्यूशन वर्जन इन द एफआईआर। बट एट दिस स्टेज बोथ द एक्यूज हैज बीन प्रेजेंटेड बिफोर द ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट एंड द ट्रायल कोर्ट अलाउड द 1 day जुडिशियल पुलिस रिमांड। अगली बड़ी खबर, महामारी में कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सोनीपत की CIA-1 टीम ने शिकंजा कसा है। रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन के 2 लाख रुपए वसूले गए थे। पिता के इलाज के लिए ये इंजेक्शन खरीदे थे 2,75,000 रुपए में। पुलिस ने प्रवीण, डॉक्टर रोहित और जोगेंद्र को इस मामले में गिरफ्तार किया है। प्रवीण भगवान दास कोविड अस्पताल में काम करता था। इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। कई निजी अस्पताल मनमाने दाम वसूल रहे हैं, इलाज के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही है, तो वहीं कालाबाजारी भी जोरों पर है। सोनीपत की CIA टीम ने अब कालाबाजारी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा। रेमडेसिविर के 6 इंजेक्शन के बदले में 2 लाख रुपए वसूलने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
पिता के इलाज के लिए एक बेटे ने 2,15,000 रुपए में ये इंजेक्शन खरीदे थे। अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जगपाल नाम का व्यक्ति है, विशाल नगर सोनीपत का रहने वाला है, जिसके पिताजी होम आइसोलेशन पे थे और घर पे डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो इसने इमरजेंसी में काफ़ी प्रयास किया था। एक परवीन नाम का व्यक्ति है जो मुरथल का रहने वाला है और इससे इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए थे। लेकिन जब तक ये घर पहुंचा तब तक इसके पिता की कोरोना से मृत्यु हो चुकी थी। इसने वो इंजेक्शन वापस कर दिए। तो जो परवीन है इसने 2,15,000 रुपये में 6 इंजेक्शन लिए और इंजेक्शन अपने पास रख लिए और पैसे भी इसको वापस नहीं दिए। इस बिना पर मुरथल पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, जिसकी जाँच सीआईए द्वारा की जा रही है। जाँच के दौरान हमने प्रवीण नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल जुड़े हैं और जानकारी अपडेट उनसे लेंगे। नितिन, काफी गंभीर मामला है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से रेडी फीवर के जो इंजेक्शन हैं ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सोनीपत का ही अस्पताल में एक कर्मचारी था जो 28,000 रुपए में इंजेक्शन बेच रहा था और उसके बाद पुलिस को शिकायत मिली कि सोनीपत का एक विशाल नगर निवासी जगपाल है जिनके पिता को कोरोना था और होम आइसोलेशन में थे और घर पर ही वो इलाज करवा रहे थे, जिन्हें इंजेक्शनों की जरूरत थी। और वो उसने 6 इंजेक्शन, जो आरोपी है प्रवीण मुरथल का रहने वाला है और उनके साथी जोगेंद्र जो यहीं के भगवान दास अस्पताल में काम करते थे, उनसे उन्होंने इंजेक्शन खरीदे थे 6 इंजेक्शन, जिसके उन्होंने 2,15,000 रुपए दिए थे। लेकिन जब तक वो अपने घर पहुंचता उसके पिता की मौत हो चुकी थी और उसके बाद वो इंजेक्शन उन्होंने वापस दे दिए। उन्होंने इंजेक्शन के पैसे तो वापस ले लिए लेकिन उसे पैसे नहीं दिए। उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई की, मुरथल थाने में मामला दर्ज हुआ, उसके बाद कार्रवाई की तो एक बीडीएमएस डॉक्टर है जो एक निजी क्लिनिक सोनीपत में ही चलाता है, रोहित उसका नाम है, वो भी इसमें इन्वॉल्व मिला है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो आज पुलिस कोर्ट में पेश करने रिमांड पर लेगी और ये पता लगाने में लग रही है पुलिस की आखिरकार जो इन इंजेक्शनों की कालाबाजारी में तार कहां तक जुड़े हुए हैं और ये आरोपी इनके अलावा कहां इंजेक्शन दे चुके हैं। जी धन्यवाद नितिन जानकारी के लिए। तो तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोनीपत सीआईए 1 ने कार्रवाई की है और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक बड़ी सख्त कार्रवाई। अब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी और ये पता लगाने की कोशिश होगी कि ये गिरोह की तरह काम कर रहे थे, कोई और लोग भी क्या इनके साथ शामिल थे। अगली बड़ी खबर, कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से संवाद किया है। 10 राज्यों के जिला अधिकारियों से पीएम ने बात की। जिला अधिकारी युद्ध के विंग कमांडर हैं, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा, कोरोना से आपका जिला जीता तो देश भी जीतेगा। अपने जिले को कोरोना मुक्त बनाने का संकल्प लें। गांव में कोरोना को फैलने से रोकना बेहद जरूरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला अधिकारियों से बातचीत में कहा। और इसके अलावा कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन बड़ा हथियार है। हमारी लड़ाई कोरोना से एक एक जीवन बचाने की है। चुनौती बड़ी है पर हमारा हौसला उससे भी बड़ा है। या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स को आपके कंडक्ट और एक्शन से हमेशा प्रेरणा मिलती है, उनका भरोसा और बढ़ता है। मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। अब इसलिए अगर आपको कहीं लगता है कि सरकार द्वारा बनाई पॉलिसी में जिला स्तर पर किसी इनोवेशन की जरूरत है, उस इनोवेशन में से पॉलिसी को ताकत मिलेगी, तो मेरा आपको खुली छूट है, आप जरूर कीजिए। वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो,
ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। उधर पहलवान सुशील कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है कोर्ट ने। दिल्ली की कोर्ट आज ही फैसला सुनाएगी। रोहिणी कोर्ट शाम 4 बजे इस पर फैसला सुनाएगी। मर्डर केस में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस बीच अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और आपको बता दें कि सुशील कुमार की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मेरे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे जुड़े हैं। सुशील, आपसे जानना चाहते हैं कि कोर्ट ने सुशील कुमार की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, क्या आज ही फैसला सुना दिया जाएगा? जी बिल्कुल सुदेश, आज 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है सुशील कुमार जो पहलवान है उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए। लेकिन जो बहस हुई उस बहस के दौरान साफ तौर से इस पूरे मामले में कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से उनकी जमानत का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो पूरी घटना है जिसमें सागर धनखड़ नाम के पहलवान की हत्या हुई है, उस पूरे मामले के मुख्य जो साजिशकर्ता है वो सुशील कुमार है और सुशील कुमार के ही द्वारा इस पूरे मामले में पूरे तमाम जो आपराधिक नेक्सस है उनको तोड़ा जा सकता है। सुशील कुमार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जो पिस्टल से गोली चलाई गई वो पिस्टल सुशील कुमार की नहीं थी, जो गाड़ियां बरामद हुई हैं वो गाड़ियां सुशील कुमार की नहीं थी और सुशील कुमार उसमें नहीं थे। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में फ्लैट का जो पूरा मामला था उसको लेकर सुशील कुमार ने अपने आपराधिक तमाम जो उनके आपराधिक जो मित्र थे उनका उन्होंने फायदा उठाया और उसके द्वारा उसके बाद पहलवान की हत्या की गई। बहरहाल कोर्ट ने तो दोनों तरफ की दलीलें सुदेश सुन ली है और फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि 4:30 बजे तक कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। देखना बेहद अहम होगा कि ओलंपिक पदक विजेता जो है सुशील कुमार, उनको दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से राहत मिल भी पाती है या फिर जल्द ही उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मामला इतना बढ़ चुका है कि पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार के खिलाफ NBW भी इशू कर रखा है और 1 लाख रुपए का उनके ऊपर इनाम भी घोषित कर रखा है। तो ऐसे में पुलिस ये कह रही है कि सुशील कुमार को किसी भी तरीके से अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर उनको अग्रिम जमानत दी जाएगी तो वो तमाम गवाहों और सबूतों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। धन्यवाद सुशील जानकारी के लिए। तो रोहिणी कोर्ट इस पूरे मामले पर आज करीब 4:30 बजे के आसपास फैसला सुना सकती है। दिल्ली की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई है पहलवान सुशील कुमार की तरफ से, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि एक पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं सुशील कुमार के परिवार और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है, सफाई दी जा रही है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब अग्रिम जमानत की याचिका रोहिणी कोर्ट में और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से बहस हो चुकी है, दलीलें दी जा चुकी हैं। अब कोर्ट को फैसला करना है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, राम रहीम ने फिर से 21 दिन की पैरोल मांगी है। मां की बीमारी का हवाला दिया है। जेल प्रशासन ने राम रहीम के आवेदन पर जेल अथॉरिटी ने हरियाणा पुलिस से NOC मांगी है। सिरसा जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी गई है।
इससे पहले भी कई दफा राम रहीम पैरोल की मांग कर चुका है। अब तक राम रहीम जेल से बाहर नहीं आया है और रोहतक की सुनारिया जेल में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। लेकिन राम रहीम ने एक बार फिर से राहत की याचिका लगाई है, 21 दिन की पैरोल मांगी है, मां की बीमारी का हवाला दिया है। इससे पहले भी मां की बीमारी का हवाला देते ये गुहार लगा चुका है। जेल प्रशासन ने राम रहीम के इस मामले पर जेल अथॉरिटी ने हरियाणा पुलिस से एनओसी मांगी है और जानकारी देंगे रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़ गए हैं फोन लाइन से। धीरेन्द्र, राम रहीम की तरफ से एक बार फिर 21 दिन की पैरोल मांगी गई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? देखिए सुदेश, जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनको राम रहीम की तरफ से आवेदन किया गया है और अपनी मां की बीमारी का हवाला दिया गया है इस बार फिर से राम रहीम की तरफ से, और 21 दिन की पैरोल मांगी गई है और वजह बताई गई है कि उनकी मां बीमार है। अब जेल प्रशासन ने हरियाणा पुलिस को एक पत्र लिखा है कि क्या राम रहीम बाहर आएंगे तो कानून व्यवस्था के लिहाज से कोई खतरा तो नहीं है, इसको लेकर आप एनओसी दीजिए। हरियाणा पुलिस इस पे एनओसी देगी। अगर इसके साथ साथ एक चीज और पूछी गई है कि राम रहीम ने जो हवाला दिया है कि उनकी मां बीमार है, क्या वो सच में बीमार है, इतनी बीमार है कि राम रहीम को जाना ही पड़ेगा? तो इसको लेकर सिरसा जिला प्रशासन भी एक रिपोर्ट देगा कि राम रहीम की मां की बीमारी का जो हवाला दिया गया है क्या वो सच में बीमार है। इसके बाद कानून व्यवस्था के लिहाज से हरियाणा सरकार ये फैसला लेगी कि राम रहीम को पैरोल पर अनुमति दी जा सकती या नहीं दी जा सकती। कानून व्यवस्था के लिहाज से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर राम रहीम पैरोल पे आते हैं, वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत से सवाल हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार के पाले में अब गेंद है, हरियाणा सरकार क्या फैसला लेती है उसी के ऊपर राम रहीम की बेल पर फैसला होगा, क्योंकि जेल अथॉरिटी है, सरकार की तरफ से एनओसी मिलते ही राम रहीम को पैरोल दे सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा सरकार ये रिस्क लेना चाहेगी? शुक्रिया धीरेन्द्र। इससे पहले भी राम रहीम ने पैरोल की अर्जी लगाई थी लेकिन उस वक्त ऐसी अनुमति नहीं दी गई। राम रहीम ने एक बार फिर से 21 दिन की पैरोल की मांग रखी है और मां की बीमारी का हवाला दिया है। जेल अथॉरिटी की तरफ से सिरसा जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी गई है कि उनकी सुरक्षा को लेकर बताया जाए। साथ ही अब देखना होगा कि सरकार इस मसले पर क्या फैसला करती है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।